दोस्तों नमस्कार। मैं हरिदत्त सर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग इसके पहले प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा कर चुके हैं। आज दोस्तों मैं मैप का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, इसलिए उन दोस्तों से मेरा निवेदन है कि जो लोग प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का वीडियो नहीं देखे हैं वे लोग प्रथम और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का वीडियो देख लें, ताकि आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत जितने शासक और जिस क्षेत्र उसमें शामिल थे उनके बारे में जानकारी उनको प्राप्त हो सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में दो गुट का निर्माण हुआ था। एक तरफ मराठे प्लस निजाम प्लस अंग्रेज शामिल थे, तो वही दूसरे तरफ मैसूर राज्य का प्रमुख टीपू अकेला था। टीपू को इस बात का भय सता रहा था कि यह उसके खिलाफ बना हुआ गठबंधन कभी भी उसके ऊपर आक्रमण कर सकता है, और उसके इस आशंकाओं को तब और अधिक बल मिला जब कलकत्ता प्रेसिडेंसी का प्रमुख लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर के आया। कौन आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जब गवर्नर जनरल बनकर के आया तो उसके आशंकाओं को अधिक बल मिला। वैसे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की उस नीति का समर्थक था जो दक्षिण में अहस्तक्षेप की नीति को मानते थे, लेकिन आते समय कॉर्नवालिस ने कहा कि हम यहां की राजनीति में हस्तक्षेप करने की नीति का पालन करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके साथ युद्ध करना अनिवार्य है। उसका सीधा इशारा टीपू की तरफ था, और यही कारण है कि टीपू की इस आशंकाओं को बहुत अधिक बल मिल गया। और जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया तो भारत आने के बाद उसने दो प्रकार की नीतियों का अनुसरण किया। पहली नीति कौन सी है? पहली नीति है कूटनीति की नीति, और दूसरी जो उसकी नीति थी वो सैन्य नीति थी। कूटनीति के अंतर्गत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले आकर के, मैं पहले और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आपसे चर्चा कर चुका हूं कि निजाम उत्तरी सरकार तट को देकर के अंग्रेजों से समझौता कर लिया था। वह उत्तरी सरकार तट इसलिए दिया था कि ताकि जब उसके ऊपर टीपू आक्रमण करे तो अंग्रेज उसकी मदद कर पाए। और जब कॉर्नवालिस भारत आया तो उसने यह स्पष्ट किया कि हम 1768 की संधि, जो कि निजाम उत्तरी सरकार तट को देकर के हमसे समझौता किया है, हम इस संधि के अंतर्गत बंधे हुए हैं और निजाम की मदद करने के लिए हम तैयार हैं, यानी उस नीति को हम पालन करेंगे। और इस प्रकार से वो आकर के सैन्य नीति के अंतर्गत उसने आक्रामक सैन्य नीति को फॉलो किया। और यह चीजें जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया तो टीपू की संभावनाएं और अधिक बढ़ गई, और यही कारण है कि टीपू भी अब अंग्रेजों के खिलाफ एक नीति चलना शुरू कर दिया। और जरा देखते हैं कि टीपू ने इसकी काट में क्या किया था। टीपू ने अंग्रेजों को काउंटर करने के लिए कूटनीति शुरू की, और इसी के अंतर्गत उसने अपने विदेश नीति की शुरुआत की और अपने एक राजदूत गुलाम अली को उसने विदेशी दौरे पर भेजा। और गुलाम अली 4 राज्यों से जाकर के समझौता किया। एक तो थे आपका टर्की, जिसको वर्तमान में
हम तुर्की के नाम से जानते हैं। दूसरा जो था वो फ्रांस था। तीसरा जो था वो काबुल था। और चौथा जो था वो था मॉरिशस था। गुलाम अली सबसे पहले टर्की के पास गए, लेकिन टर्की इस समय अपने दो राष्ट्रों से युद्ध में उलझा हुआ था। पहला था रूस और तीसरा था ऑस्ट्रिया। और यही कारण है कि टर्की गुलाम अली को यह कोई आश्वासन नहीं दिया कि जब टीपू अंग्रेजों के खिलाफ कोई युद्ध करेंगे तो वो उसकी मदद कर पाएंगे। दूसरा जो था वो उस समय फ्रांस का शासक लुई सोलहवां था। अब गुलाम अली इस अपने नीति के अंतर्गत 1787 में चले थे। यह पीरियड हमको यह दर्शाता है कि यह फ्रांसीसी क्रांति के समय का पीरियड है और लुई सोलहवां अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था। यही कारण है कि लुई सोलहवां भी टीपू की कोई मदद करने में सक्षम नहीं रहा। तीसरी बात है काबुल के शासक थे जमान शाह। इनकी तरफ से थोड़ा आश्वासन मिला कि यदि टीपू अंग्रेजों के खिलाफ कोई युद्ध लड़ेगा तो वह उसकी मदद करेंगे। और उस समय मॉरिशस में फ्रांस के गवर्नर थे और इस गवर्नर ने टीपू की मदद करने का आश्वासन दिया था। अब मात्रा यह है कि विदेश नीति का सहारा लेकर के जब अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास टीपू कर रहा था तो उसी समय हम देखते हैं कि दक्षिण में एक राज्य था जिसका नाम था त्रावणकोर की दुश्मनी टीपू के साथ थी। उसका प्रमुख दो कारण था। एक कारण तो यह था कि वह अंग्रेजों का दोस्त था और दूसरा कारण यह था कि वह टीपू के विरोधियों को संरक्षण देता था। यही कारण है कि टीपू उसके दो किले को, एक तो था आयाकोट का किला, दूसरा था क्रैंगोनोर का किला, इन दोनों किले को चाह रहा था। मात्रा यह है कि हो सकता है कभी सवाल ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि त्रावणकोर के राजा ने इस किले को किससे खरीदा था। तो इन दोनों किलों को त्रावणकोर के राजा ने डचों से पैसे में खरीदा था और टीपू इन दोनों किलों को चाह रहा था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि इन्हीं क्षेत्रों से होकर के टीपू को सैन्य सप्लाई फ्रांसीसी करते थे और यही कारण है कि जब पहले वार्ता त्रावणकोर के राजा से किया तो त्रावणकोर का राजा ने टीपू को इन किलों को देने से मना कर दिया। लेकिन फिर भी टीपू यह चाह रहा था कि जो पैसा डचों से लेकर के त्रावणकोर के राजा ने इस किले को खरीदा है उसे दे करके इसको ले लिया जा। उसने यह भी प्रयास किया कि मद्रास प्रेसिडेंसी उसकी इसमें मदद करे, लेकिन मद्रास प्रेसिडेंसी इसको मदद करने से मना कर दिया। यही कारण है कि टीपू ने दिसंबर 1789 ईस्वी, कब? दिसंबर 1789 ईस्वी को त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही इसने त्रावणकोर पर आक्रमण किया वैसे ही लॉर्ड कॉर्नवालिस को वह अवसर मिल गया जिसकी वह फिराक में था। त्रावणकोर के राजा के ऊपर आक्रमण, चूंकि यह अंग्रेजों का दोस्त था, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टीपू से कहा कि यह मंगलौर की संधि का खुला उल्लंघन है और इस प्रकार से उसने कहा कि टीपू युद्ध को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। लेकिन चूंकि पहले ही कॉर्नवालिस बोल चुका था कि कुछ लोगों के साथ युद्ध करना अनिवार्य है, यही कारण है कि कॉर्नवालिस अब टीपू के खिलाफ एक सैनिक योजना बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसे कॉर्नवालिस टीपू के खिलाफ योजना बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं ऐसा हो सकता है कि मराठे और निजाम उससे जाकर के मिलने जाए। यही कारण है
कूटनीति के अंतर्गत उसने कूटनीति का सहारा लिया और उसने बंबई प्रेसिडेंसी की एक प्रमुख, जिसका नाम था मैलिट मैलिट को उसने भेजा और मैलिट ने जा करके मराठे और निजाम से समझौता कर लिया। 1 जून 1790 को इसने मराठों के साथ समझौता किया, जबकि 4 जुलाई 1790 को इसने निजाम के साथ समझौता कर लिया और दोनों की तरफ से आश्वासन मिल गया कि वह इस युद्ध में टीपू का कोई मदद नहीं करेंगे। जब इनके तरफ से आश्वासन इनको मिल गया तो उसने अपने दूसरे नीति सैन्य बल पर काम करना शुरू कर दिया। और उसने एक सेना नायक जिसका नाम था मिडोज के नेतृत्व में एक सेना भेजी और मिडोज ने टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह जीतने में असफल रहा। यही कारण है कि कॉर्नवालिस ने 1791 ईस्वी में स्वयं युद्ध का नेतृत्व किया और उसने 29 जनवरी 1791 को बंगलौर पर आक्रमण करके उसको जीत लिया। फिर अपनी सेना को लेकर के श्रीरंगपट्टनम की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बीच टीपू ने नवंबर 1791 को उसने कोयम्बटूर को जीत लिया। आगे फिर से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण किया और रंगपट्टनम को चारों तरफ से घेर लिया। और चारों तरफ से घेरने के बाद टीपू ने एक चालाकी की कि जब चारों तरफ से उसकी राजधानी घिर गई तो उसके आसपास जितने भी फसलें थी उसको नष्ट करवा दिया और जो कुएं थे जहां से पानी यूज कर सकते थे उसमें मिट्टी डलवा दिया। इसका मतलब यह है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के सेना के रसद सामग्री को वह काटने का प्रयास कर रहा था। और इस प्रकार से देखते हैं कि घेरेबंदी के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कॉर्नवालिस के सेना को रसद सामग्री की अब धीरे धीरे कमी होने लगी और इसी कमी के कारण उसकी सेना में अब धीरे धीरे महामारी फैलने लगी। लेकिन उसी बीच मराठों ने कॉर्नवालिस की मदद की और उसको रसद सामग्री पहुंचा दी और इस रसद सामग्री की पहुंचाने के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों की स्थिति थोड़ी सुदृढ़ हुई और अंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ होने के परिणाम स्वरूप टीपू के लंबी घेरेबंदी के कारण टीपू के किले के अंदर महामारी फैलना शुरू कर दिया और यही कारण है कि मजबूरी में उसे मार्च 1792 को श्री रंगपट्टनम की संधि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और यही 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। चूंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि अधिकांश सवाल यह इस संधि से पूछते हैं, इसलिए आइए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी धाराएं इसमें शामिल की गई थी। पहली धारा यह थी श्रीरंगपट्टनम के अंतर्गत कि टीपू को अपना आधा से अधिक राज्य को देना पड़ा, जिसमें डिंडगुल, मालाबार, बारामहल, कुर्ग शामिल था। इतने राज्यों को देने का मतलब यह था कि उसका आधा से अधिक राज्य अंग्रेजों के पास चला गया। यहां डिंडगुल की चर्चा में थोड़ा और कर दूं कि वही डिंडगुल है जहां हैदर अली प्रथम बार फौजदार बना था और यहीं पर उसने अपना एक आयुध केंद्र स्थापित किया था और डिंडगुल इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। दूसरा जो था, इस युद्ध में 3.5 करोड़ रुपया
टीपू को अंग्रेजों को हरजाना के रूप में देना पड़ा। तीसरा जो था, अंग्रेजों की बंदियों को टीपू को छोड़ना पड़ा था। चौथा जो था कि टीपू ने अपने दो पुत्र अब्दुल खालिक और मुइजुद्दीन को कॉर्नवालिस के सामने गिरवी रखना पड़ा। और इस प्रकार से देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हो गया। जब इन क्षेत्रों को कॉर्नवालिस पाया तो कॉर्नवालिस ने अपने दो सहयोगियों मराठों और निजाम को दिया था। तो जो उत्तरी पूर्वी मैसूर का क्षेत्र था वो जो है कि निजाम को मिला, जबकि उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र था मैसूर का वो मराठों को मिला था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस पर टिप्पणी करते हुए कॉर्नवालिस ने कहा था कि मैंने अपने दोस्तों को मजबूत किए बिना दुश्मन को अत्यंत कमजोर किए दिया है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो कॉर्नवालिस को कि यह कहकर आलोचना करते हैं कि इस समय कॉर्नवालिस की स्थिति बहुत बेहतर थी और वह चाहता तो वह युद्ध में टीपू को इस समय समाप्त कर सकता था, लेकिन उनकी इस बात को माना नहीं जा सकता है। उसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण यह था कि हम देख सकते हैं कि 1792 का पीरियड है। इसका मतलब यह है कि इस समय फ्रांसीसी क्रांति समाप्त हो चुकी थी और फ्रांस की स्थिति बेहतर हो रही थी। यही कारण है कि फ्रांस से टीपू को मदद मिलने की गुंजाइश बढ़ गई थी। तो पहला कारण यह था कि वह युद्ध को लंबा नहीं खींच सकता था। दूसरी बात यह है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को उसको निर्देश मिला हुआ था कि आप दक्षिण में जाकर के वहां के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा कारण यह था कि उसके सेना के अंतर्गत महामारी फैल चुकी थी और उससे भी तंग था। चौथा जो प्रमुख कारण था वो हम देखते हैं कि उसके ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा था। यही कारण है कि वह इस संधि करने के लिए बाध्य था और कॉर्नवालिस की आलोचना उचित नहीं। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई भी ऐसा प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आया हो, वह आप इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। मैं प्रत्येक कमेंट को देखता हूं और आपके द्वारा दिए गए सुझाव या प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। मैं यहां आपको स्पष्ट करते चलूं कि मैं इस आंग्ल मैसूर युद्ध में एक अति महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करने वाला हूं, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की वीडियो के समय करूंगा और इसलिए आप लोग उस वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।